हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंधियो। तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का एक चैप्टर। ओके, सो इससे पहले का वीडियो जो आपके साथ मैंने शेयर किया था उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर आपने आईएससी या सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लिया है तो आपके क्लास 11 के अकाउंटेंसी के सिलेबस के अंदर क्या क्या पोर्शन कवर्ड है उसकी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। और आज जैसे कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होंगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करूंगी। यू नीड नॉट टू गो फॉर एनी अदर प्लेस, यू कैन कम ओवर हियर एंड गेट as much knowledge as possible for accounts. So, आज मैं आपके साथ एक चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 2 हो सकता है किसी बुक में चैप्टर नंबर 3 हो सकता है, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सो जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गैप, उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इसके पहले आपने काफी सारी चीजें, अगर आपका स्कूल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो आपने काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी, काफी सारी चीजें। इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटेंसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी। जहां मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है, जिसको आप लोग खुद से पढ़ के समझ सकते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर मैं यहाँ आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेकर आने वाली हूँ, बिकॉज आई नो योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के लिए आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर आप लोग उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जो प्रीवियस पार्ट था जो मुझे लग रहा था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने उसको छोड़ दिया है एंड मैं डायरेक्टली ये सेकंड या थर्ड चैप्टर की तरफ जंप कर रही हूँ, जहां पर मैं आपको गैप पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन फिर भी आई एम ओपन टू दिस कि अगर आपका कहीं पर ऐसा लगता है कि आपके जो मैंने अभी तक का पोर्शन छोड़ा हुआ है उसमें से कुछ पार्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, डू पुट इन द कमेंट बॉक्स, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूंगी। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स है और ये हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ये हैंड रिटन नोट्स स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और जैसे कि मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर आपने अभी तक मेरी अपनी ऐप को, मेरी ऐप को, कृष्णास क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज ये आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सर्टेन अजम्पशंस दिए हुए हैं या कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, वो अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या है? मतलब कि यूनिवर्सली दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बीइंग फॉलोड एंड जहां पर भी अकाउंटिंग हम करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, वहां पर सब जगह इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वैलिडिटी होती है। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में आप लोग पाएंगे वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इसको हम लोग बाद में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, पूरा एक ओवरव्यू दे देती हूँ व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है जब भी कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ये सोचकर स्टार्ट करता है कि अनफोर्सिएबल पीरियड के लिए ये बिजनेस चलने वाला है। कभी ये नहीं सोचता कि आज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और कल बंद हो जाएगा, 1 साल बंद हो जाएगा या 2 साल में बंद हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम ये सोच करके डाउट रख के किसी भी बिजनेस की स्टार्टिंग करेंगे, we will never be able to make the investment। अगर ओनर को खुद को ही बच्चों विश्वास नहीं होगा अपने बिजनेस में, तो बाकी लोग उसकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? तो हमेशा ये सोच के चला जाता है कि बहुत लंबे पीरियड तक बिजनेस कंटिन्यू करने वाला है, ग्रो करेगा, प्रॉस्पर करेगा by leaps and bounds, and this business is going to be there for a very long period। ओके, इसी को सोच करके फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसी को सोच करके कभी भी ओनर जब कोई एसेट को परचेज करता है तो वो उसी किस वैल्यू पे लिख लेता है, उसको वो जिस एसेट को जिस वैल्यू पे परचेज किया उसी वैल्यू पे लिख लेता है। 1 साल बाद जो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी उस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं कभी बिजनेस अभी बंद नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको इसी लेवल पे ऑपरेट करता रहूंगा, तो मुझे मार्केट वैल्यू से क्या लेना देना है? भाई, मार्केट वैल्यू से भी लेना देना उस दिन होगा जिस दिन यू आर वाइंडिंग अप योर बिजनेस। वाइंडिंग अप मतलब क्लोजिंग योर बिजनेस और अपनी एसेट को बेचने के लिए जाओगे। आप एसेट को बेच नहीं रहे हो, यू आर कंटिन्यूइंग योर बिजनेस। और दूसरी असम्पशन, इसी असम्पशन में दूसरी बात ये भी है कि हम ये भी असम्पशन लेके चलते हैं कि इसी स्केल पे बिजनेस चलता रहेगा। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस के ऑपरेशन को स्केल डाउन कर दे। स्केल डाउन कर दे मतलब कि
जो हमारा बिजनेस है, जिस हम लेवल पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं, उससे हम कम लेवल पे चले जाए, ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी लेवल पे ऑपरेट करते रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोग जब अपने बुक से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको 2-3 बड़े-बड़े पैराग्राफ लिखे हुए मिलेंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, वहां पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि जब एग्जाम में ये आएगा आपके पास, ठीक है, आपको लिखने के लिए आएगा, नॉर्मली अकाउंट्स में थ्योरी चैप्टर्स जो है उनकी वेटेजेस काफी कम होती है, 2-3 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा और हमको लिखना कितना है। यस, यहीं पर आके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कितना लिखेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेन कर दो, तो हमको कितने पॉइंट्स को कवर अप करना है। तो आपकी उसी प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मैंने आपकी बुक में से जो क्रक्स था उसका पूरा एसेंस निकाल कर यहाँ लिख दिया है कि ये 4-5 पॉइंट अपने अगर लिख दिए तो बस आपका काम हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ क्वेश्चन, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 2 से 3 पॉइंट लिख दीजिए, और अगर उससे भी ज्यादा का है, 3 नंबर तक का क्वेश्चन आता है या 4 नंबर तक का क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम है। 3 नंबर 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि अभी कुछ भी कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक के सैंपल पेपर आया नहीं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन लिखा हुआ है मैंने। गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अंदर क्या चीजें आती है, सबसे पहले बिजनेस फोरसीएबल पीरियड के लिए चलेगा, काफी लंबे पीरियड के लिए चलेगा, ये सोच करके हम बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं। हमसे मेरा कहने का मतलब है द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस और द ओनर ऑफ बिजनेस ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव दैट द बिजनेस इज गोइंग टू वर्क फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड। ठीक है, हमेशा हमारी जो अजम्पशन है वो यही रहती है कि हमारा बिजनेस जो है वो बहुत लंबे पीरियड तक चलने वाला है। फिर उसके बाद हमारी दूसरी अजम्पशन क्या है, हमारा इसी अजम्पशन के अंदर क्या है और क्या हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ये सेट से हमारा इंटेंशन जो है, हम ये बोलते हैं कि हमारा इंटेंशन कभी भी इस बिजनेस को क्लोज करने का या स्केल डाउन करने का नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत प्रॉस्पर करे, बहुत ग्रो करे और काफी लंबे पीरियड तक ये बिजनेस हमारा चलता रहे। तो हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम इस बिजनेस का क्या करने वाले हैं, इसका लेवल ऑफ ऑपरेशन कम करने वाले हैं या इसे हम क्लोज डाउन करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 हमने कवर कर लिया। व्हाट इज पॉइंट नंबर 1? आपका पॉइंट नंबर 1 है वो बोल रहा है कि बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड, मतलब काफी लंबे समय तक आपका जो बिजनेस है वो चलने वाला है। और दूसरा पॉइंट बोलता है कि हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम इस बिजनेस को क्लोज कर देंगे या हम इसका स्केल ऑफ ऑपरेशन है उसे नीचे लेके आएंगे, स्केल डाउन कर देंगे, ऐसा कोई भी इंटेंशन हमने नहीं रखा हुआ है अपने पास। मतलब कि हम इस बिजनेस को काफी लंबे समय तक चलाने वाले। देन द थर्ड point, what are you going to write? Distinction is made between capital expenditure and revenue expenditure. ये cap X जो मैंने लिखा हुआ है, that is meaning, इसका मीनिंग जो है capital expenditure, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है capital expenditure and revenue expenditure के अंदर हम distinction इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे करते हैं। आपने इसके प्रीवियस चैप्टर्स में अगर पढ़ा है, अभी तक तो पढ़ा होगा, नहीं तो अभी मेरे से समझ लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है बच्चों जिसके लिए आपने ज्यादा खर्चा किया हुआ है एंड नॉन रिकरिंग इन द नेचर है, और ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आप आगे आने वाले कई पीरियड तक रीप करने वाले हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक मशीनरी खरीदी है मेरे बिजनेस के लिए, तो उसका बेनिफिट इसी अकाउंटिंग पीरियड में एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा। आज एक मशीनरी खरीदी तो उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल 10 साल 15 साल हो सकती है, तो आज का खर्चा मुझे कई सालों तक इसका बेनिफिट मिलने वाला है। आज के खर्चे का बेनिफिट मैं कई सालों तक लेने वाली हूँ। इसीलिए ऐसे एक्सपेंडिचर which are non-recurring in the nature, which are big and which will not get exhausted in the current year itself are called capital expenditure. हम ये डिस्टिंक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं ना कि बिजनेस बहुत लंबे पीरियड तक चलने वाला, for a foreseeable period it is going to continue। ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अगले साल बिजनेस बंद हो जाएगा, इसीलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट अलग करते हैं। आप आगे जाके पढ़ेंगे, हम सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में लिखते हैं, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते या उसे एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा हो गया ऐसे करके नहीं बोलते। हम बल्कि ये समझते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, ये हमारी एसेट्स बन जाती है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा, उन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग इसी साल में इनका बेनिफिट हमें मिल जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये सोच करके हम लिख लेते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे खर्चा मानकर लिख लेते हैं और ये सोचते हैं कि अगले साल अगर हमें ऐसा ही बेनिफिट चाहिए तो फिर दोबारा से हमें ये खर्चा करना पड़ेगा। मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट रिकरिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने वाईफाई कनेक्शन लिया अपनी क्लासेस
प्रोसेस के लिए और 1 साल का मैंने पेमेंट कर दिया, तो मुझे बेनिफिट 1 साल तक ही मिलने वाला है। मेरा बिजनेस जितने भी पीरियड तक चलेगा, मैं तो हमेशा सोचूंगी कि ये फॉरसीएबल पीरियड के लिए कंटिन्यू करने वाला है, बहुत प्रॉस्पर करेगा, तो अगले साल फिर मैं दोबारा से उस वाईफाई कनेक्शन के ऊपर खर्चा करूंगी। तो क्या हो रहा है, रिकरिंग इन द नेचर। जबकि अगर मैंने लैपटॉप खरीदा या कैमरा खरीदा या फिर कोई ऐसी चीज खरीदी जो कि मुझे कई दिनों तक बेनिफिट देने वाला है, मोर देन अकाउंटिंग पीरियड और आगे कई साल तक बेनिफिट देगा, तो वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्यों हम ऐसा करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट कंसीडर कर लेते हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम अपना एक्सपेंस कंसीडर करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं? बिकॉज हम ये हमेशा अज्यूम करते हैं कि गोइंग कंसर्न है, हमारा बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, हमारा बिजनेस बहुत लंबा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत प्रॉस्पर करेगा। और क्या लिख सकते हैं हम? फिक्स एसेट्स को क्या करते हैं, हम जितनी भी फिक्स एसेट होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कॉस्ट है जो कि आपने एसेट को परचेज करते टाइम में खर्चा किया था, उस अमाउंट पर आप किसी एसेट को लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंस्ट्रक्टर ने, अपने किसी भी मैन्युफैक्चरर ने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग को परचेज किया। लेट्स से उसने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग को जब परचेज किया, वो फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज करते समय उसने 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया, ठीक है। अब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू क्या लिखेगा? अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू को 1 करोड़ रुपीस लिखेगा। लेटर ऑन आप पढ़ेंगे कि उसके ऊपर वो हर साल डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा। और अगर लेट्स से, जैसा कि आप सबको मालूम है कि रियल एस्टेट की वैल्यूज जो है वो काफी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो जाती है। लेट्स से उस फैक्ट्री की वैल्यू 1 साल के बाद 2 करोड़ रुपए हो गई है, तो क्या वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से 2 करोड़ रुपए लिख लेगा? आंसर इज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो। व्हाई? बिकॉज क्या वो इस एसेट को अभी सेल कर रहा है? नहीं, इस एसेट को तो तभी सेल किया जाएगा या तो वो बिजनेस को बंद कर दे या फिर उसे कोई ये एसेट सेल करके कोई दूसरा एसेट देगा। नॉर्मली हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इस एसेट को सेल नहीं किया जाएगा। अभी आपको मैं अगर बोलूंगी सेल करके नया खरीदेगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए बस यही समझ के चलिए कि इस एसेट को वो नॉर्मली सेल नहीं करने वाला है आगे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो क्या हम इस एक्सपेंडिचर को जो हमने किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको मार्केट वैल्यू पे लिख लें? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू पे लिखने की वजह से अननेसेसरी हमारे बैलेंस शीट में वैल्यू इंक्रीज दिखाई देगी, जबकि क्या हमारे पास किसी कैश का इनफ्लो हुआ है? नो कैश हैज कम इन द बिजनेस, देन व्हाई टू राइट इट? देयर इज नो नीड टू राइट दिस एक्सपेंस ऑन द मार्केट वैल्यू इवन इफ इट इज हायर। और अगर कम भी है तो भी हम उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि रीजन इज द सेम। क्या हमारे पास से किसी कैश का आउटफ्लो हुआ? फॉर एग्जांपल, अब आप बोलेंगे मैम फैक्ट्री की बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन अगर हमने कोई लैपटॉप खरीदा होगा, कोई कार खरीदी होगी, कोई मशीन खरीदी होगी, तो क्या उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? नहीं होगी ना, उसकी वैल्यू तो डेप्रिसिएट होगी। यस बेटा, यू आर राइट, यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर वैल्यू डेप्रिसिएट भी हो रही है तो ये सोचो ना, क्या आपकी पॉकेट में से कुछ पैसा निकल के कहीं जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई है और उसका नुकसान किस दिन होगा? जिस दिन इस एसेट को सेल करोगे, तो उस दिन हम कैपिटल लॉस बुक कर लेंगे। अभी अपनी बुक में हमें इसकी वैल्यू को नहीं रिड्यूस करके लिखना है, जिस वैल्यू पे खरीदा था उतने पे ही लिखिए। हाँ, डेप्रिसिएशन जरूर डिडक्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू, वैल्यू को रिड्यूस करके लिखते जाएंगे हर साल की। हाँ, ये एसेट जो है इसकी वैल्यू सेम नहीं है, ये धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है क्योंकि हम इसे यूज करते जा रहे हैं। So this is all about going concern students. Going concern assumption is very very important assumption. आप आगे जाके पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जाके, अगर आपने सीए का कोर्स किया या सीएस का कोर्स किया जहाँ पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ते तो एएस 1 के अकॉर्डिंगली ये assumption चल रहा है, ठीक है। तो जब तक के आप अकाउंट्स पढ़ने वाले, जितना भी थ्रू आउट योर लाइफ यू आर गोइंग टू स्टडी अकाउंट्स, आप ये सोच के चलते हैं कि गोइंग कंसर्न का assumption जो है वैलिड है। तब ऐसा हो जाता है कि गोइंग कंसर्न का assumption वैलिड नहीं है, वो आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे कि कभी कभी बिजनेस के ऊपर जब बड़ा खतरा आ जाता है तब गोइंग कंसर्न का assumption वैलिड नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए आपने ये चीज बहुत अच्छे से सीख ली है, ये भी देख लिया है कि आपका आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। देखिए, बहुत लेंथी आंसर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको स्टिक टू द कीवर्ड करना है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ इतना लिखना सफिशिएंट है। और कैसे आपको ये नोट्स मिलेंगे ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ये नोट्स में शेयर करूंगी। और दूसरा जरिया ये है कि आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों।
तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और फिर से हम लोग एक क्या करने वाले हैं, अपना अजम्पशन जो है या ये जो आपका गैप है उसमें से कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ और बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पर शेयर होने वाली है। किसी भी तरह का फालतू कंटेंट जहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे पास आपके टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आई अंडरस्टैंड कि एक स्टूडेंट का जो टाइम है कितना प्रीशियस होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ भी बकवास करने के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आऊंगी। आपके साथ में सिर्फ क्वालिटी कंटेंट शेयर करने के लिए आऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और इसके साथ आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स आल्सो एंड लाइक करना तो बनता ही है। चलिए, वी विल मीट वंस अगेन इन द कमिंग वीडियो, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11। बाय, हैव अ ग्रेट डे।